इन्वेस्ट है, हम लोग को जो है कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड्स, आपको दोनों चलेगा। आप जो है कि आपको थ्राइस से भी जो है कि हफ्ते में 3 दिन मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा, बीच में वीडियो जो अपलोड नहीं हो पा रहा था ड्यू टू मेरा इन्वर्टर का बैटरी जो है कि कोलैप्स कर गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जब भी बनाने वीडियो जाता था कभी कभी लाइन कर जाती थी। तो अब ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलो मेरे डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम आज खत्म ही कर देते हैं। तो और स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग, माने इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो बात आती है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल भाषा है। इट ऑल्सो कॉल्ड लिंक लैंग्वेज, ये लिंक लैंग्वेज भी है। सपोज दैट हम बिहार के हिंदी बोलते हैं, लेकिन मैड्रास वाले वो क्या करते हैं, मैड्रासी बोलते हैं। हम दोनों जब मिलेंगे तो किस लैंग्वेज में बात करेंगे, तो कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश। हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं, वे भी इंग्लिश बोलते हैं। लिंक करते हैं ना, बिहार को मतलब जो है कि मैड्रास से जोड़ने वाला, चेन्नई से जोड़ने वाला जो है क्या है, लिंक लैंग्वेज इंग्लिश। चाइना हो, जापान हो, जहां पर हमारी भाषा नहीं बोली जाती है, उनके अपनी क्षेत्रीय भाषा होता है, उसके जोड़ने का काम करता है इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश का जन्म कब हुआ, तो भाई आदमी थोड़ी पैदा लेगा यार, जन्म होगा माँ के पेट में रहेगा, यहाँ करके पैदा होगा, ऐसा थोड़ी इंग्लिश पैदा थोड़ी। बहुत लोग बात करते हैं कि कभी कभी सर, हमें एक सर पूछ रहे थे कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, है ना। बोले यार फादर मदर ये क्या जो है कि जनरेशन पैदा करेगा फादर मदर होकर, इसका कोई फादर मदर से मतलब नहीं है। इंग्लिश का बिगिनिंग हुआ था आपको 449 ईस्वी में, यानी 4449 AD, है ना। वहीं से इंग्लिश का बिगिनिंग हुआ था। जर्मन ने जब, है ना, इंग्लैंड पर आक्रमण किया, उन्होंने अपनी भाषा दी, है ना, और अपनी भाषा भी दी जर्मेनिक ट्राइब्स ने, और अपनी जो इंग्लैंड जो नाम है ना, वो इंग्लैंड नाम भी उन्होंने लोगों ने दिया। और वहीं से 449 ईस्वी से इंग्लिश का सफर क्या हुआ कि सफर करने लगा, और आज हम सब लोग उसमें सफर कर रहे हैं, मैंने सफर मतलब कष्ट भोग रहे हैं। तो 449 से लेकर, है ना, इंग्लिश शुरू हुआ अब तक। तो ये थी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ टॉपिक्स थी जो मैंने आपको बता दिया कि बिगिनिंग हुआ था 449 में। ये आया है जर्मेनिक ट्राइब्स ने लेकर आया था, है ना, जिसका जो है कि आज हम लोग पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसको इंग्लिश को पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में जो है कि लेटर कितने हैं, तो 26। कितने लेटर है, 26 लेटर है। इंग्लिश भाषा में कितने लेटर है, तो 26 लेटर है। वो 26 को जानते हैं, ए से लेकर जेड तक, हम सब जानते हैं। इंग्लिश से भाषा है कितने लेटर है, 26, ए से लेकर जेड तक। तो अब बात आता है कि सर ए से लेकर जेड तक है, ठीक तो है, लेकिन इसमें वॉवेल कितने हैं, तो वॉवेल है 5 है, ए ई आई ओ यू। अब बात आता है कि सर यही वॉवेल क्यों है, तो बात तो भाई सही पूछा है कि आखिर इसके पैर लगे हुए थे, इसके का मयूर पंख लगा हुआ था कि इसको वॉवेल को उपाधि मिल गई, और बाकी 21 जो बच गए वो कंसोनेंट। तो सर मैं कैसे मान लूं कि ये वॉवेल है, तो मैं बोलता हूं मानने की क्या जरूरत है, मनवा लेते हैं तुम लोगों। तो क्या है कि वॉवेल हम उस जो है कि अक्षरों कहते हैं जिसे बोलते समय सिर्फ ओरल साउंड की आवश्यकता पड़ती है, नेजल साउंड की नहीं। तो बोला सर फिर कंफ्यूजन होने लगा सर, फिर ओरल साउंड फिर नेजल साउंड। तो चलो मैं एक बात बता देता हूँ, ये फोनेटिक्स है, इंग्लिश पढ़ ही रहे हो तो बेटर से पढ़ो। तो क्या है ना, किसी भी शब्द को या अक्षर को बोलने के लिए हमें 2 आवाज की जरूरत पड़ती है। एक ओरल साउंड जो मुंह से निकलता है, और जो नेजल साउंड जो नाक से निकलता है, ठीक है। तो मुंह से निकलने वाला साउंड को क्या कहते हैं, ओरल साउंड, और नाक से निकलने वाला साउंड को क्या कहते हैं, नेजल साउंड। तो वॉवेल जो है कि प्योर ओरल साउंड है। बोला कैसे सर, बोला नाक बंद करो, ऐसे कर लिया, अब बोलो ए ई आई ओ यू, नाक से कुछ नहीं निकला, एक बार ए ई आई ओ यू, मतलब प्योर ओरल साउंड है, मतलब नाक का हेल्प लिया नहीं। बोला सर तो 21 में से कुछ दिखा दीजिए। बोला चल भाई दिखा लेते, बी के टी एल एम एस, मतलब जब हम पी टी के एस एम बोल रहे हैं
तो दोनों तरफ से साउंड निकल रहा है, माने कि ओरल नहीं निकल रहा, नेजल भी। तो कंफर्म है कि ओरल प्लस नेजल साउंड इक्वल टू कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ओरल प्लस नेजल साउंड इक्वल टू कॉन्सोनेंट एंड प्योर ओरल साउंड इक्वल टू। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। समझ में ना आया हो तो घर पे नाक बंद करके प्रैक्टिस शुरू कर, तो समझ में आ जाएगा। तो ये रहा आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट में अंतर, यहीं पर समझ लिया आप लोग, ठीक है। तो सर चलिए लेटर तो जान गए। तो सर क्या होता है ना कि कभी कभी पूछते हैं कि व्हाट इज अल्फाबेट, है ना, तो बता देना 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड अल्फाबेट। इंग्लिश भाषा के 26 अक्षर को क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो अल्फाबेट से आगे चलते हैं तो सर इसके आगे क्या है? तो जैसे अक्षर से निकलते हैं तो शब्द में घुसते हैं, तो वर्ड। तो सर व्हाट इज वर्ड? तो कहते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका सार्थक अर्थ निकले, उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड्स। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में BOY, बॉय मीन्स लड़का, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन YOB तो डिक्शनरी में देखना पड़ेगा। अगर इसका कोई मीनिंग निकला तो वर्ड, नहीं मीनिंग निकला तो है ना सेंसलेस वर्ड इसे कहेंगे, ठीक। तो ये रहा आपका वर्ड। तो सर वर्ड को आगे क्या है? तो वर्ड से हम लोग आगे जाने से पहले कहते हैं कि वर्ड को कैटेगराइज कर लेते हैं। तो वर्ड्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो टूटता है अब हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का भेद किसे कहते हैं? तो 8। नंबर 1 नाउन, आप जानते भी होइएगा क्योंकि इतने बच्चे तो नहीं है। तो शब्दों का भेद कितने? नाउन। नंबर 2 में प्रोनाउन, नंबर 3 में वर्ब, नंबर 4 में एडजेक्टिव, नंबर 5 में एडवर्ब, नंबर 6 में प्रीपोजिशन, नंबर 7 में कंजक्शन और नंबर 8 में इंटरजेक्शन। यानी कि विश्व में जितने भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी में, ये सब इसी में कैटेगराइज किए गए हैं। कोई नाउन है तो कोई प्रोनाउन है, तो कोई वर्ब है तो कोई एडवर्ब है, तो कोई प्रीपोजिशन है, तो कोई कंजक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है। ये सारे के सारे जो है कि वर्ड्स का ही भेद है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ड्स है ना, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, 8 तरह के शब्द होते हैं, है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार, ठीक है। तो अब इस सब को हम क्या करते हैं? बवाय कहते हैं। और आ जाते हैं कि सर नाउन तो हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जब हम शुरू कर दें आप लोग के 11th के बैच को तो लेकर चलेंगे आप, है ना, निराश मत होना। तो वर्ड के आगे आते हैं सेंटेंस में, क्योंकि इसके बिना हम लोग को आगे पढ़ने में थोड़ा है ना कठिनाई पड़ेगा। सेंटेंस किसे कहते हैं? तो कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो सर सेंटेंस कितने प्रकार का होता है ये भी बता दो। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर सेंटेंस को 3 भागों में बांटा गया है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कि सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बनावट के आधार पर नोट कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ
sentences. Number 1 simple sentence, number 2 compound, and number 3 complex sentence. Sir, according to सेंस के अनुसार जो है कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, तो 5. नंबर 1 एसर्टिव. एसर्टिव के 2 बाल बच्चे हुए, एक के नाम पर अफर्मेटिव और दूसरा के नाम पर नेगेटिव. ठीक है. और नंबर 2 में सर उसके बाद आया इंटेरोगेटिव. इसके भी बाल बच्चे हुए ना 2 में कौन कौन, एक जो है, सॉरी ऐसे लिखते हैं डिफाइनिंग, एक लिखते हैं डिफाइनिंग है ना, एक होता है नॉन डिफाइनिंग. मतलब एगो डिफाइनिंग एगो नॉन डिफाइनिंग. तो आपको मन में एक सवाल उठता होगा, सर डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग समझ में नहीं आया. तो डिफाइनिंग मतलब होता है कि जिस प्रश्न का उत्तर मुंह खोलकर विस्तार पूर्वक बताना पड़े उसे बोलते हैं डिफाइनिंग. ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है कि आपको इंट्रोगेटिव वर्ड्स हु, वेयर, व्हाट, व्हेन इत्यादि से शुरू होता है. नॉन डिफाइनिंग मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका हम जवाब मुंह बंद करके दे सकते हैं, है ना, वैसे बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन हमेशा जो है कि सहायक क्रिया इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैज इत्यादि से क्या करता है, शुरू होता है. जब इसको हम डिटेल से पढ़ाएंगे उस दिन हम आपको बताएंगे इसके बारे में एवरीथिंग वन बाय वन. और नंबर 3 में आता है इम्परेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस से ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, आज्ञा, अनुरोध, सुझाव, सलाह इत्यादि का बोध हो उसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. और नंबर जो है कि आपको 4 में आता है इम्परेटिव के बाद एक्सक्लामेटरी. ऐसा सेंटेंस एक्सक्लामेटरी, ऐसा सेंटेंस जिससे अचानक दुख, गम, है ना, आश्चर्य इत्यादि का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना. नंबर 5 में है ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव मतलब जिस वाक्य की सहायता से, है ना, वक्ता अपनी इच्छा को प्रकट करता है उसे बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ठीक है. तो ये रहा जो है कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब जो है कि सवाल आता है कि सर इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ाएं तो इसको पढ़ाएंगे डिटेल्स में. जब नाउन पढ़ा लेंगे तो एक बार हम सेंटेंस पढ़ाएंगे और सेंटेंस को पढ़ाएंगे 5, माने 5 ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ही पढ़ाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ही पढ़ाएंगे, और 1 बाय 1 अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोनेगेटिव, WH नेगेटिव एवरीथिंग बताएंगे. लेकिन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.